अब हम आज बिल्कुल एज तक आ चुके हुए थे। वी आर अबाउट टू डिस्कस द कैपेसिटीज एंड द वॉल्यूम्स। बट उससे पहले एक बार इंस्पायरेशन जो प्रोनाउंसिएशन के साथ आप करना चाहते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। एवरीवन इज क्लियर विद द इंटरकोस्टल मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इंटरनल वन एंड द एक्सटर्नल वन। दो टाइप की इंटरकोस्टल मसल होती है, मींस रिब्स के बीच में रिब्स को जोड़े रखने के लिए स्टर्नम के साथ, और रिब टू रिब उसको जोड़ने के लिए, नॉट स्टर्नम के साथ, वो खैर अलग चीज है। पर रिब टू रिब एक दूसरे को जोड़ के रखने के लिए, क्योंकि रिब्स के बीच में एक रिब से दूसरी रिब के बीच में गैप है, वो एक पिंजरा है। ठीक है, जैसे पिंजरे में अलग अलग तारें होती हैं या कहीं स्ट्रैंड्स होते हैं जैसे ये, तो इसके बीच में खाली जगह है। तो उस खाली जगह को भरने के लिए वो इंटरकोस्टल मसल है। इंटर का मतलब हो गया बीच में, कोस्टल हो गया रिब्स, इंटरकोस्टल मसल्स। अब यहाँ पे मसल्स हैं लेकिन लंग्स के पास अपनी कोई मसल नहीं है। ठीक है, तो ये हमें कहाँ हेल्प करती है? ये हमें हेल्प करती है तब जब हमें अपनी लंग्स को अच्छे से एक्सपैंड करवाना है। कैसे एक्सपेंशन होती है? एक होती है ऐसे लंबाई में और एक होती है चौड़ाई में। तो अगर आप सबने सूक्ष्म व्यायाम करे हैं तो उसमें वेरिएशंस हैं। जिस वेरिएशन से हमें ये पता चलता है कि जब हम अपने हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाते हैं तो हमारा साइडवेज में ऐसे, कहाँ गया कर्सर? वन सेकेंड, आई एम लॉस्ट माय कर्सर। कहाँ गया? Oh, it just give me a moment. Give me a moment, please. जी, where is my cursor? Yeah, okay. जब हम सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं करते हैं उसमें वेरिएशंस होती हैं जिसमें हमारे लंग्स इस तरह से एक्सपैंड करते हैं जो पिक्चर 1 में है, और एक हमारे पास वेरिएशन होती है जिसमें हमारी अपवर्ड और डाउनवर्ड वे में हमारे लंग्स एक्सपैंड करते हैं। जब हम चक्रासन करते हैं तो हमारे अपवर्ड लेवल पे हमारा एक्सपेंशन होता है। चक्रासन हो गया, ताड़ासन हो गया, वृक्षासन हो गया। इन सब में जिसमें हमारे हाथ ऊपर की ओर जाते हैं, यानी कि अबव द हेड, वहां पे हमारी एक्सपेंशन कैसी होती है? एंटीरियर पोस्टीरियर कहेंगे उसे, या फिर डोर्सल वेंट्रल कहेंगे। कल मुझे धर्मेंद्र जी ने बड़ा अच्छा से जवाब दिया था। आइए वो बाकी बच्चे भी जवाब देंगे। बताएं, वो कौन सी मूवमेंट कहलाएगी? धर्मेंद्र जी आप बताएं। सॉरी, किस इंटरकॉस्टल बच्चे को? मसल्स का। करेक्ट, सुमा जी ने, वेरी गुड, वेरी गुड सुमा जी। ठीक है, अपवर्ड यानी कि जब आप वृक्षासन कर रहे हैं, ताड़ासन कर रहे हैं, तब जो ऐसे लंबाई में जो जब मसल्स खिंचती हैं तो उसे हम एंटीरियर पोस्टीरियर में उसको विभाजित करते हैं। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर क्या होता है? एक अग्रभाग और एक पृष्ठ भाग। ठीक है, अब वही चीज जब हम अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाते हैं और मिलाने की कोशिश करते हैं, जो कि सूक्ष्म व्यायाम की एक वेरिएशन में आता है, करेक्ट? उसमें जब हम करते हैं तो वो हमारे हाथों से जब हम उसको पीछे करते हैं तो डॉर्सल टू वेंट्रल एक्सपेंशन आता है, यानी कि ऐसे चौड़ाई में, ऐसे चौड़ाई में। ठीक है, जब भी आप बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं तो बैकवर्ड बेंडिंग में सबसे पहली चीज जो हम करना सीखते हैं उसमें क्या होता है? हमारा डॉर्सल टू वेंट्रल, यानी कि चौड़ाई में हम पहले अपनी लंग्स को एक्सपेंड करना शुरू करते हैं। और ये बहुत पेनफुल भी रहता है। पेनफुल वैसे पेनफुल नहीं होता, स्टार्टिंग स्टेज में जाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि थोरैसिक से हम लोग अपनी बैक को बेंड करते हैं, एंड देन स्लोली वी मूव डाउन फ्रॉम द लंबर एरिया, यानी कि कमर से। ठीक है, जब कमर वाला भाग आता है तो एंटीरियर पोस्टीरियर होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब जब थोरैसिक का पार्ट आता है इन टर्म्स ऑफ आसन ओनली आई एम सेइंग राइट नाउ, तब हमारा डोर्सल वेंट्रल
खिंचाव जो या कहें एक्सपेंशन होता है वो वैसा कहलाता है। ठीक है, तो चक्रासन में दोनों चीजें इन्वॉल्व है, एंटीरियर पोस्टीरियर भी और डोर्सल वेंट्रल भी। पर अगर मेजर अगर हम कहें कि कौन सी चीज है, क्योंकि बिना डोर्सल वेंट्रल के आप कोई भी चक्रासन कर नहीं सकता। जब तक चेस्ट यानी कि थोरेसिक खुला नहीं होगा तब तक पीछे बैकवर्ड बेंडिंग हो नहीं सकती। ऊष्ट्रासन हो, ऊष्ट्रासन में भी आप देखेंगे जब तक थोरेसिक ठीक से ना खुला हो पूर्ण ऊष्ट्रासन और ऊष्ट्रासन का स्टार्टिंग अच्छे वाला जो कहते हैं ना वो नहीं हो सकता। लेकिन इनिशियल जो बिगिनर लेवल पे करते हैं बच्चे या कर सकते हैं, उसमें क्या होता है एंटीरियर पोस्टीरियर, क्योंकि वो कमर से आगे जा रहे होते हैं तो खिंचाव कैसा होता है, लंबाई में आ जाता है। क्या ये बात समझ आ रही है आसन के थ्रू? क्योंकि आपको एक्चुअली मैम, आसन हाँ जी बोलिए। हाँ एक मिनट, आपने जो वृक्षासन और ताड़ासन में जो स्ट्रेच बोला था ना हम्म वर्टिकल, हम्म so that vertical stretch is what we call is dorsal to एंटीरियर ventral. पोस्टीरियर। That is anterior posterior, right? जी Other one backward is dorsal to ventral. जी। Okay, देखिए thank मैं you. इसमें ड्रॉ नहीं भी कर पा रही हूँ, पर जब भी देखें बैकवर्ड बेंडिंग में ना दो चीजें इन्वॉल्व होती है। पहले ये वाला भाग आता है जहाँ पे ग्रीन डॉट लाइन में कर्सर दिखाई दे रहा है, आप सबको मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ। ये ग्रीन वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये थोरेसिक का बिल्कुल सेंटर यानी कि T5 वाला एरिया जो होता है ना, जब तक ये वाला एरिया पीछे की तरफ जाने लायक ना हो जाए तब तक बैकवर्ड बेंडिंग पूर्ण नहीं हो सकती। कंप्लीट बैकवर्ड बेंडिंग कभी नहीं हो सकती। जो लोग सिर्फ कमर से जाते हैं वो कुछ हद तक पीछे झुक सकते हैं, लेकिन जब हाथों को पीछे लेके जाना है, जैसे उष्ट्रासन में होता है, पूर्ण उष्ट्रासन में होता है, और कौन सा वो अम, राज कपोत आसन, उसमें हाफ में चलता है, वन लेग से या वन हैंड से, आप समझे, वो हो गया। चक्रासन हो गया। बैकवर्ड बेंडिंग में जितने भी हमारे आसन आते हैं ना उसमें ना थोरेसिक हमारा ओपन सबसे ज्यादा जरूरी है, ओपन होना चाहिए। अगर ओपन ये नहीं होगा ना तो जो भी साधक है वो सिर्फ कमर से जा रहे हैं तो एक हद के बाद ना वो आगे नहीं कर पाएंगे कंप्लीट उसे। क्यों नहीं कर पाएंगे? कमर ने तो साथ दे दिया कि ठीक है आप पीछे बेंड कर जाइए, ठीक है, लेकिन जब हाथों को पीछे ले जाने की बात आएगी तब ये थोरेसिक वाला जो पार्ट है ना जो खुला नहीं हुआ, डोर्सल वेंट्रल वाला, ये जो नहीं खुला हुआ ना, ये परेशान करेगा। और इसी की वजह से राज कपोत लोगों का नहीं लग पाता। एक वजह ये, सिर्फ अकेली ये वजह नहीं है, एक वजह उनमें से एक है। दूसरी वजह होती है शोल्डर की मूवमेंट। वो शोल्डर की मूवमेंट पूरा हाथ घुमाना आना चाहिए, वो जिसको नहीं आता है तो इसलिए उनका अधूरा रह जाता है। ठीक है, क्या ये बात पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्सपायरेशन को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक्सपायरेशन क्या होता है, यानी कि श्वासों को बाहर निकालना। ठीक है, यहाँ पे जो हवा है, जो कहेंगे जो एयर हम अपने लंग्स में से बाहर निकाल रहे हैं, उसमें से उसको जब हम एक्सलेशन कहेंगे तो ब्रीथ आउट, जिसे हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, ब्रीथ आउट। ठीक है, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के बीच में होता है। कौन सी? बाहरी वाली। इंस्पायरेशन में इंटरनल होता है और इसमें एक्सटर्नल। ये क्या कर रहा है, रिब्स को बिटवीन द रिब्स रिलैक्स सो दैट द चेस्ट वॉल मूव इन एंड डाउन। ठीक है, यानी कि चेस्ट का जो एक्सपेंशन का एरिया है ताकि वो ठीक से बाहर की तरफ एक्सपैंड, अच्छे से एक्सपैंड कर पाए। जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो आपने नोटिस करो कहा, अगर हम अपने पेट को अंदर करें तो लंग्स और ज्यादा अंदर की तरफ, बहुत बहुत ज्यादा अंदर की तरफ जा सकती हैं। लेकिन जब हम इंस्पायर करते हैं तो हमारी लंग्स आगे की तरफ पूरी फूल जाती है, पूरी तरह से फूल जाती है, फुला लेते हैं ना। योगी में आपने देखा ना, कई योगी ऐसे हैं। ठीक है, प्रताप जोशी जी हैं, बीके एस अयंगर जी हैं, या जिन भी महायोगियों को आपने कभी करते हुए देखा होगा। आज की डेट में तो ये चीजें थोड़ी कम देखने को मिलती हैं, पर आप पूर्व में देखेंगे तो उनकी चेस्ट का या उनको ब्रीद इन या एक्सेल करते हुए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए, आप जब उन्हें देखेंगे तो अपनी नजरों को जरा ध्यान से देखें कि उनकी बेली रीजन कैसे मूव करता है और उनका चेस्ट रीजन कैसे मूव करता है। वहां ये बात देखने को मिलती है कि एक्सटर्नल, बाहरी भाग वाला इंटरकोस्टल मसल जो रिब्स और बाहरी भाग पे, यानी कि जो लंग्स के बाहरी वाले भाग पे जो चिपका हुआ है और रिब्स के साथ अटैच्ड है, रिब्स के साथ अटैच्ड है, वो रिलैक्स, रिब्स रिलैक्स में होती है सो दैट
द चेस्ट वॉल्स, जो चेस्ट की जो वॉल्स हैं, जो लंग्स की जो बाहरी वाली वॉल्स हैं, जो रिब्स के पास वाली जगह है, वो ठीक से मूव इन एंड डाउन कर सके। इन यानी कि अंदर, और नीचे की तरफ। आप एक बार श्वास छोड़ कर देखिए तो आपकी जो बॉडी वो थोड़ी नीचे चली जाती है। वहीं जब हम इंस्पायर करते हैं, यानी कि इंस्पायरेशन करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, तो हमारी चेस्ट ऊपर की तरफ आती है। ऐसा ही होता है, इसमें डाउन होती है, उसमें ऊपर आती है। अब डायफ्राम जो मसल है वो बिलो द लंग्स, ये हम सब जानते हैं, डोम शेप है, वो हमारी लंग्स के नीचे होती है, वो रिलैक्स्ड हो जाती है। रिलैक्स से मतलब क्या होता है, वो एक कर्व शेप में आ जाती है। क्यों कर्व शेप में आती है? ताकि हम, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे किसी ट्यूब में से कुछ पीस, मतलब कि उसको एक ट्यूब में कोई पेस्ट है, उसको हम दबा दबा के बाहर निकालते हैं। यहाँ हम हाथ से तो दबा नहीं सकते, तो एक्सटर्नल प्रेशर कौन दे रहा है यहाँ पर? एक एक्सटर्नल प्रेशर दे रहा है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल दे रही है प्रेशर, ताकि दबाव पड़े और जितना भी अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारा बाहर निकले। ठीक है। फिर दूसरा दबाव कौन दे रहा है? नीचे से आ जाता है डायफ्राम, ये भी नहीं छोड़ता, ये भी कहता है मिलके दबा के अच्छे से पूरा दबा दो लंग्स को, और इसमें से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर है उसको हम अच्छे से बाहर कर पाए, निष्कासित कर पाए उसे। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ पर? 1 सेकेंड जी। इससे क्या होता है, रिलैक्सर, सॉरी, डायफ्राम मसल बिलो द लंग्स रिलैक्स एंड बल्जेस अप, रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द चेस्ट। ठीक है, जैसे कि अंदर की तरफ जाएगी चेस्ट और आपको क्या देगी, एक स्पेस दे देगी, ताकि अच्छे से चेस्ट का साइज थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, अंदर की तरफ धसी धसी हो जाएंगी, वो अंदर की तरफ मूव इन उनका हो जाएगा। और उस ये जैसे हम यहाँ पे लिखा है ना, मूव्स इन एंड डाउन, आपकी कमर थोड़ी सी झुक जाएगी, आपका जो लंबर रीजन है वो हल्का सा अंदर की तरफ आ जाएगा, एक कर्व आएगा। और बाकी के जो कर्व है नीचे, जिसकी वजह से एक्सलेशन प्रॉपरली हो पाता है। तो कौन कौन सी मसल्स हमारा इन्वॉल्व करती हैं, वो याद करना जरूरी है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। और इन लाइक इन जनरल भी आपको इसके बारे में अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अभी क्या कहना चाह रहा है एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, सॉरी। एक बार इस चीज को थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जब हमने श्वास बाहर फेंकी, ब्रीथ आउट करा, तो एक्सटर्नल वाले ने, एक्सपायरेशन है, तो एक्सपायरेशन के साथ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, मतलब याद रखने के लिए, जो चेस्ट के पास है, रिब्स के साथ है, और चेस्ट वॉल्स को वो आगे मूव इन करने में, यानी कि अंदर की तरफ धकेलने में और नीचे की तरफ ले जाने में हेल्प करती है। कौन सी? एक्सटर्नल कोस्टल मसल। ठीक है। डायफ्राम जो होता है वो ऊपर की तरफ डोम शेप में आ जाएगा, रिलैक्स का मतलब होता है डोम शेप। डायफ्राम की एक्चुअल पोजीशन जो होती है वो डोम शेप है, ऊपर की तरफ उठी हुई, गुंबद की तरह। लेकिन अगर हम डायफ्राम को कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो वो फ्लैट है। ठीक है, जबकि हम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का मीनिंग बिल्कुल अलग समझते हैं ना। रिलैक्सेशन मीन्स बिल्कुल चीज फ्लैट हो गई, सीधी हो गई। लेकिन अगर हम कहेंगे डायफ्राम के केस में, तो ये उल्टा है। ठीक है। फिर लंग्स का साइज डिक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर जो इनसाइड दी लंग्स है वो इंक्रीज करेगा। क्या यही कल बात हमने समझी थी कि अगर एरिया कम हो तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा और वॉल्यूम कम होगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकली जा रही है, कि यानी कि उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, और प्रेशर बहुत तेज हो गया क्योंकि हमने जगह को सिकोड़ दिया है, यानी कि हमने उसको इतना अंदर की तरफ पिचकाने की कोशिश करी है कि ज्यादा से ज्यादा हमारी एक्सलेशन हो सके। अब पॉइंट ये है यहाँ पर, एक सेकेंड कि मैं आपको समझाती हूँ, सेकेंड। एंड एयर इज पुश्ड अप द ट्रैकिया आउट एंड आउट थ्रू द नोज और माउथ। हम जिस प्रकार का प्राणायाम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो हम माउथ से हवा या कहीं श्वास लेने का प्रयास करते हैं, कहीं चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, डर रहे हैं, किसी केस में कोई डर गया, तो उस केस में क्या होता है, तुम्हारे नाक से, नाक की बजाय माउथ से एयर का एक्सोलेशन, यानी कि ब्रीथ आउट होती है। ठीक है, ओके। कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, एक पॉइंट यहाँ पे समझाना था, तो जो है कि क्या था, वन सेकेंड। lungs size decrease, okay, ओके। कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, अब कंट्रोल कहाँ कहाँ से हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला।
इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन नॉर्मली इनवॉलंटरी, जो हमारा नॉर्मल चलता जा रहा है ना, रेस्पिरेटरी रेट जो चल रहा है या रेस्पिरेशन जो चल रही है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, रेस्पिरेशन में अपना काम कर रही है, हम इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, भागेंगे तो अपने आप तेज हो जाएगी, वो हम थोड़ी ना तेज कर रहे होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट वो तेज हो जाती है। जब हम योग करते हैं तो हमें समझाया जाता है कि किस तरह से तेज लेनी है और किस तरह से धीरे लेनी है, इससे क्षमता बढ़ जाती है बॉडी की। ठीक है, एक बार कंट्रोल हम समझते हैं, देन विल कम टू द वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। ओके, तो नर्वस सिस्टम जो कंट्रोल कर रहा है वो कहाँ का है, एक मेडुला ओब्लंगेटा के अंदर पाया जाता है और दूसरा पॉन्स के अंदर। दो भाग में इसको डिवाइड आप कर सकते हो। ठीक है, अब इंस्पायरेटरी सेंटर जो है, ये जो रिदमिक सेंटर 3 लिखे है ना, इनमें दो भाग में ही होता है ये वाला। ठीक है, एक पॉन्स में और मेडुला में, मेडुला के अंदर दो है, इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी सेंटर्स। ठीक है, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है जो पॉन्स के अंदर पाया जाता है, जो लॉन्ग और डीप ब्रेथ देता है। लॉन्ग और डीप ब्रेथ में क्या हो गया, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है पॉन्स का, पॉन्स चलो पूरा नाम नहीं लिखा, क्या वैसे नहीं लिखा, ठीक है कोई नहीं। तो ये जो होता है ये क्या करता है, जब कोई कभी कभी कुछ अटैक्स पड़ते हैं ना किसी को, तो उसमें वो कैसे लेगा, इसमें डीप भी है और लॉन्ग भी है, पर ये एबनॉर्मल केस है, नॉट नॉर्मल केस। तब ये काम करता है जहां पे हमें एक्सलेशन ज्यादा करनी है, इनहेलेशन कम। आपने नोटिस करा होगा जिस इंसान को कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो इनहेल कम करता है, एक्सेल ज्यादा करता है। इस तरह से अजीब अजीब सी आवाजें निकलती है, करेक्ट। जो हॉस्पिटल्स में आपने कई बार नोटिस करा होगा, जिन लोगों के साथ ऐसा होता है, समटाइम्स ऑन द एक्सीडेंट केस जो होते हैं, उस इवेंट्स पे आपने कभी देखा होगा, उन साइट्स पे आपने नोटिस करा होगा, लोगों के साथ ऐसा होता है। तो उस केस में क्या होता है, पॉन्स काम करते हैं। कौन काम कर रहा है, पॉन्स काम कर रहे हैं। समटाइम्स किसी को शॉक लग गया, तो शॉक में हम कहेंगे सांस लो सांस लो सांस लो सांस लो, तो वो भी अजीब अजीब सी सांस ले पाते हैं, थोड़ी गहरी और लंबी होती है, तब भी पॉन्स ही काम करता है। मीन्स इमरजेंसी के केस में पॉन्स काम करेगा। ठीक है, लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ्स, ये हमारे वाला लॉन्ग और डीप ब्रेथ नहीं है, गहरा लंबा श्वास लें गहरा लंबा श्वास छोड़ें, ये वो नहीं है। ठीक है, ये इमरजेंसी केसेस वाला है, मेडिकल केसेस कह सकते हो, इमरजेंसी केसेस कह सकते हो। ठीक है, अब इंस्पायरेटरी मेडुला ओब्लोंगेटा के पास और एक्सपायरेटरी मेडुला ओब्लोंगेटा के पास है। इसमें थोड़ा डिटेल में है, पर मैं आपको सुपरफिशियल तरीके से आराम से क्लियरली बता देते हैं, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, डोंट वरी। मेडुला क्या कहता है, अच्छा इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी चल रहा है, तो इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी क्या होता है, 2 सेकेंड्स का इंस्पायर होता है और 3 सेकेंड्स का एक्सपायर होता है। इन जनरल 5 सेकेंड का चलता है हमारा, जो भी इस टाइम पे अगर हम देखें तो हमारा कैसा चल रहा है, 2 सेकेंड का इनहेल करते हैं, 3 सेकेंड का एक्सेल करते हैं। ठीक है, अब 2 सेकेंड का जो इनहेल कर रहे हैं ना, इसको छोड़ के फटाफट से एक्सपायर करना है, यानी कि हमें एक्सलेशन करना है। तो ये जो सेंटर है वो मेडुला ओब्लोंगेटा बताता है। वो कहता है बस रुक जाओ, हो गया, डन, अब और नहीं, इनहेल और नहीं करना, एक्सपायर करना है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है। वो क्या बोल रहा है, रुक जाओ, और नहीं करना, हमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। क्यों ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन है पूरा, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया वैसे, एक मिनट मैं चेक कर लूँ उसमें आगे क्या है। नहीं है, अच्छा ये दिया है, ओके। हाँ, गैसेस एक्सचेंज के अंदर ये बात आती है एक्चुअल में, ठीक है ये वाला पॉइंट है। ओके, हाँ, तो ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इन नॉर्मल केसेस, इन नॉर्मल कंडीशंस कि इंस्पायरेशन जो होता है, ब्रीथ इन हमें कितना लंबा लेना है, कितने में छोड़ देना, रुक जाना है, और स्विच कर लेना है एक्सलेशन पे, यानी कि ब्रीथ आउट पे। तो वो कंट्रोल कौन कर रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये दोनों कंट्रोल करते हैं। सिर्फ एक ही मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर एक, ये दो भाग होते हैं इसके अंदर। ठीक है, दो ग्रुप्स होते हैं, उसको कहते हैं। और पॉन्स के अंदर भी दो ऐसे भाग होते हैं, आपको नहीं पढ़ना, न्यूरोटॉक्सिक सेंटर के दो भाग होते हैं, पर वो नहीं आता ना, क्वेश्चन आता है ना, इतना डिटेल में जाने की नीड है हमें। तो हम सिर्फ क्या देखेंगे, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स वेरोली होता है, तो आप सिर्फ पॉन्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब दो कंट्रोल हो गए, एक तो नर्वस सिस्टम ने कंट्रोल करा, ठीक है, दूसरा केमिकल कंट्रोल होता है, इसे कीमो का कंट्रोल या कीमो सेंसिटिव भी बोलते हैं। ठीक है,
ये रहा, इसे कैरोटिड बॉडी कहते हैं। कैरोटिड बॉडी कौन सी होती है? ब्रेन वाली होती है ये, ठीक है। और आयोटिक बॉडी कौन सी होती है? जो हमारे हार्ट वाली होती है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर, बाकी पूरी बॉडी के अंदर है। अब कैरोटिड बॉडी जो है एट द बेस ऑफ द कैरोटिड साइनस, एक साइनस एक गड्ढा है, एक खाली सी जगह है, आप समझे, जो ब्रेन में है। वहां पे जो उस बॉडी पे है, वहां पे केमिकल रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। एक आयोटिक सॉरी एयोटिक बॉडी बॉडी है जो हृदय के पास है, ठीक है, एयोटा के बेस पे लगी हुई है। अब कैरोटिड बॉडी और एयोटिक बॉडी क्या है? सुनो ध्यान से, एक ब्रेन पे बॉडी है, एक हृदय पे है, ठीक है। ऐसे समझो, ये नाम अपने आप याद हो जाएंगे, इसके आगे ब्रेन लिख लो, इसके आगे हार्ट लिख लो, ठीक है, अपने आप याद हो जाएगा कौन सी बॉडी कहाँ की है, ठीक है। अब ये बहुत सेंसिटिव हो जाता है, ये क्या कहता है, CO2 ना बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा हो गया, इसको बाहर निकालो। हमारी बॉडी में ना इनहलेशन के टाइम पे या एक्सहेलेशन के टाइम पे ऑक्सीजन है या कम है, ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी बात इस बात पे इंपॉर्टेंट है कि CO2 कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कितना है। मेन डाइऑक्साइड की यहाँ बात हो रही है तो हम डाइऑक्साइड की बात करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कैरोटिड साइनस, ये रहा, ये कैरोटिड बॉडी है, ये कैरोटिड साइनस है यहाँ पर, ठीक है। और ये कॉमन कैरोटिड आर्टरीज जा रही है नीचे की तरफ, जो हृदय में यानी कि एयोटिक बॉडी यानी कि हार्ट के पास, उस बॉडी के पास आके मिल जाती है। ये ये छोटे छोटे डोट 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 जो है, ठीक है। और ये ऑर्टिक नॉच, ठीक है, यहाँ से केमिकल रिसेप्टर्स निकलते हैं, ये इनको बताएंगे कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो गया, अब झटके पड़ सकते हैं, अब बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा हार्मफुल गैशियस सब्सटेंस है हमारी बॉडी में, जिसको जितनी जल्दी निकाल दिया जाए, इसकी जरा सी भी मात्रा अगर ऊपर चली गई तो हाहाकार मच जाता है पूरे शरीर में। तो यहाँ से पहले केमिकल कंट्रोल्स को बताएगा, यहाँ से पोन्स बताएगा, ठीक है, दोनों उसको बता रहे हैं, किसको, लंग्स को और हार्ट को, कि बहुत ज्यादा हो चुका है कार्बन डाइऑक्साइड, इसे बाहर निकालें आप, जितनी जल्दी हो सके उसे उतनी जल्दी बाहर निकालें। तो जल्दी कैसे निकलेगा? एक्सलेशन डीप हो जाएगा, एक्सलेशन ज्यादा होगा, इनहलेशन कम होता जाएगा। इन नॉर्मल कंडीशन में मैंने बताया ना, 2 सेकेंड्स का इनहेल होता है, 3 सेकेंड्स का हमारा एक्सलेशन होता है। यो क्या कहता है, 16, 64, 32, 16, 64, 32, यानी कि इनहलेशन सबसे कम है 16 सेकेंड्स, और वही अगर हम देखें एक्सलेशन कितना है 32 सेकेंड्स, देन व्हाई दिस 64 सेकेंड्स? होल्ड क्यों करते हैं? होल्ड हम इसलिए करते हैं या कुंभक हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो इनहलेशन मैंने किया है, जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर ली है, उसमें से ना मान लीजिए ऑक्सीजन मैंने लिया 100, उसमें से सिर्फ 25% ही हमारी बॉडी में रहता है, और 25% का भी 5% आगे हमारी बॉडी में टिश्यूज को मिल पाता है, पूरा मिल ही नहीं पाता, ठीक है। 15 ml नियरली हम समझते हैं उसको कि 15 ml मिलता है, और उसका 25% 5 ml सिर्फ हमारी बॉडी में हमारे टिश्यूज के अंदर जा पाता है। ये क्यों होता है? ये इसकी एक ग्रेडियंट कहते हैं हम उसको, कि कितना उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है उसके ऊपर निर्भर करता है। दूसरा, इसके अंदर एक चीज और है, वो क्या होती है, हमारे ब्लड के अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन है। तो वो प्रोटीन क्या करता है, पहले तो वो ऑक्सीजन से उसको प्यार हो जाता है, ऑक्सीजन ले आता है, फिर ऑक्सीजन के सामने उसको कार्बन डाइऑक्साइड दिखती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को हटा देता है, कहता तू जा, मुझे तुझसे बात नहीं करनी, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है और बाहर ले जाता है। बाहर मीन्स लंग्स के थ्रू, एक्सेल आउट, ठीक है। तो उसे बाहर निकालने में हमें हेल्प होती है। पहले वो लंग्स के पास लेके जाएगा ब्लड, फिर उसके अंदर आदान प्रदान होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। तो मेन हीम का इसके अंदर बहुत काम आता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन का। तो किस पार्ट से होता है वो सब नहीं, पर हाँ हीमोग्लोबिन है, ठीक है। अब CO2 इंक्रीज होती है, स्टिमुलेशन ऑफ कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडी टू स्टिमुलेट एक्सपायरेटरी मसल्स, मोर ऑफ CO2 गेट एक्सेल। क्या कहना चाह रहे हैं? वही बात जो मैंने आपको अभी सरल भाषा में समझाई। टेक्निकल लैंग्वेज पढ़नी बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि बस केमिकली जब CO2 का आभास हो जाता है शरीर में, तो कैरोटिड बताती है, यानी कि ब्रेन में जो साइनस जो आर्टरी है, कैरोटिड बॉडी है बेसिकली, वो अपने साइनस के थ्रू, अपने आर्टरी के थ्रू, या कहें अपनी पाइप्स के थ्रू, नॉट आर्टरी बोलो, अपनी पाइप्स के थ्रू नीचे फटाफट जाके बताती है एओर्टिक को कि जाओ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालो फटाफट से। तो इनहेलेशन कम करो और एक्सहेलेशन को ज्यादा, इसकी मात्रा को बढ़ा दो,
मीन्स 3 सेकंड कर रहे हो, 4 सेकंड करो, कहने का तात्पर्य यहाँ पर ही है, ठीक। Now, capacities and volumes of air in the lungs. Very, 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 very important topic. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है लंग्स के इस चैप्टर से। ये पार्ट बहुत पूछा जाता है, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? टाइडल वॉल्यूम मैं आम भाषा में बोलूंगी, पहले उस बात को समझना है, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम जो अभी श्वास ले रहे हो और छोड़ रहे हो, ये कितना है? 500 ml है, ठीक है। कितना लिया, कितना एक्सेल करा? 500 ml किया, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन है, जो भी हम बात कर रहे हैं, ये खड़े खड़े एक दूसरे के पास ऐसे ही बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी, तो उस केस में क्या चलती है? हमारी चलती है टाइडल वॉल्यूम, विच इज 500 ml। ये पूछा जाता है कितने ml होती है, ये पूछा जाता है, ठीक है। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है? यानी कि जो श्वास अंदर लेने की क्षमता, उन्होंने कहा कि 500 तो आप ले सकते हो ना, ये नॉर्मल कंडीशन है। इसके उपरांत, इससे अलग, अगर मैं फोर्सफुली और अंदर इनहेल करना चाहूं तो कितना कर सकती हूँ? तो 2000 to 3000 के बीच में है। तो अगर पूरा का पूरा मिला के देखना चाहूँ कितना टोटल में कितना कर सकती हूँ, तो वो 2000 प्लस 500 हो जाएगा, 2500 ml, टू 3000 प्लस 500 यानी कि 3500 ml। पूरा कह रही हूँ मैं ये, इसमें फोर्सफुल एक्सलेशन प्लस नॉर्मल कंडीशन मैंने बोली है अभी। लेकिन अगर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की तरफ बात करी जाएगी, IRV की, तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ उसकी बात हो रही है कि मैंने नॉर्मल इनहेलेशन कर लिया, उसके बाद कितना मेरी बॉडी कितना और इनहेल करने की क्षमता रखती है फोर्सफुली। फोर्सफुली का मतलब ये है नॉर्मल कंडीशन चल रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला। तो इसमें 2000 to 3000 यानी कि 2 to 3 लीटर्स हम इनहेल कर सकते हैं, ठीक है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये जो मैंने बात अभी समझाई ना 2000 to 3000 वाली, इसमें 500 प्लस कर दो, 25 to 3000 वाली, 3500 वाली, ये वही बात कह रहा है। द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड, यानी कि इनहेल कर सकते हो, ब्रीथ इन कर सकते हो विथ मैक्सिमम एफर्ट, यानी कि इसके अंदर टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों आती हैं। रिजर्व का मतलब क्या है? रिजर्व का मतलब ये है कि कुछ हमने हिस्सा आपके लिए पहले से रिजर्व करके रखा है। टाइडल कहता है कि ये तो जनरल कंडीशंस में आना और जाने वाली बात है, तो रिजर्व किसकी क्या जरूरत पड़ी? तो वही कहते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जहां हमें फोर्सफुल इनहलेशन करना पड़ता है। तो जो हम योगी हैं वो क्या करते हैं, वो इस इंस्पिरेटरी वॉल्यूम का ही ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल कंडीशंस के अंदर की ही बात है, लेकिन हम उसको नॉर्मल बना देते हैं एक्चुअली, कि हम इस रिजर्व को भी यूज करें, सो दैट कि हमारी बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन आए, और जब हम कुंभक लगाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हम कलेक्ट कर पाए, और ऑक्सीजन का ट्रांसफ्यूजन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा हो पाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिन्स यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लेकर बाहर छोड़ सके। इसलिए एक्सलेशन ज्यादा लंबा हो जाता है, लेकिन कुंभक बहुत लंबा होता है, सबसे लंबा 64, ठीक है। चले, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? नहीं है, मैं दोबारा समझाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। प्लीज शो मी थम्स अप। थैंक यू जी। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV, सेम बात कह रहा है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सेल आफ्टर अ नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम एक्सलेशन। अगेन टेक्निकल लैंग्वेज कर दी, और ये हमें थोड़ी समझ नहीं आती है क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज है, ठीक है। सेम बात कह रहा है कि टाइडल वॉल्यूम के बाद, यानी कि एक नॉर्मल एक्सलेशन, नॉर्मल ब्रीथ आउट के बाद हमारे अंदर कितनी क्षमता और बची है कि हम उसको और एक्सेल कर सकें। तो वो ये कहते हैं 1000 से 1500 ml, यानी कि जो 32 सेकेंड्स जो हमारा है, 16, 64, 32, तो जो 32 सेकेंड्स का जो हम एक्सलेशन कर रहे हैं ना, उसके अंदर इस 1000 और 1500 ml को यूज कर रहे हैं, प्लस 1500 वाला, सॉरी 500 वाला भी कर रहे हैं, 500 वाला भी इसी में इंक्लूड होगा, यानी कि 1500 to 2000 के बीच में हम एक्सलेशन कर रहे हैं, जिसमें हम उसको फोर्सफुली नहीं कर रहे, लेकिन हम अपनी क्षमता के अनुसार उसको फोर्सफुली से सॉफ्टली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम जो 1 मिनट के अंदर 12 से 15 के बीच में नियरली नियरली हम अपनी श्वासें ले पा रहे थे, 12 से 18,
तो इतनी हम श्वासें ले पा रहे थे, छोड़ पा रहे थे, उसका रेट हम और बढ़ा दें, मीन्स बढ़ा दें मीन्स घटा दें, सॉरी, कि ये इतना लंबा हो जाए कि 1 मिनट में 2, 3, 5 श्वास ही लें। इससे क्या होगा? इससे हमारी क्वालिटी ऑफ लंग्स, क्वालिटी ऑफ बॉडी, क्वालिटी ऑफ ब्लड, एवरीथिंग विल इम्प्रूव, क्वालिटी ऑफ ऑर्गन्स, ये सब कुछ इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। इसलिए प्राणायाम इतना ज़्यादा यूज़फुल होता है, बहुत सारी बीमारियों में उसको दूर करने में। अब वात दोष जो हम कहते हैं आयुर्वेद में कि उसमें 80 प्रकार की उसे बीमारियाँ लगती हैं, तो प्राणायाम ही एक ऐसा राजा है, जो उस सारी बीमारियों से छुटकारा दिलाने में हेल्प भी करता है। तो कहते हैं लोहे को लोहा काटता है, ये वो वाली बात है। कि श्वास जितना अच्छा लेते और गहरा लेंगे और रोकेंगे, चाहे वो बाह्य कुंभक हो, चाहे आंतरिक कुंभक हो, दोनों ही हेल्पफुल होते हैं। ठीक है? लेकिन समझना ज़रूरी है किस बॉडी पे कौन-सा करना है। ठीक है? रेसिड्यूअल वॉल्यूम, ये बहुत ही अच्छा है। इसके ऊपर एक बड़ा फन फैक्ट बताऊँ आप लोगों को साथ में? अगर आप लोग कहेंगे तो। छोटी-सी बात है लेकिन है इंटरेस्टिंग। ओके, डन। रेसिड्यूअल वॉल्यूम, ये वो वॉल्यूम है कि सारी हवा निकाल दी। एक्सपायरेटरी, इंस्पायरेटरी सब निकाल दिया, सब कुछ हो गया। अभी भी कुछ ना कुछ अमाउंट हवा का, एयर का हमारी लंग्स के अंदर रहेगा। क्यों रहेगा? ताकि लंग्स आपस में चिपक ना जाए। अब यहाँ जो फन फैक्ट है वो क्या है? अगर मान लीजिए किसी का बेबी हुआ, किसी का भी कह रही हूँ रैंडमली प्लीज, थोड़ी-सी सुनने में अजीब है पर लेकिन कुछ समझाना चाह रही हूँ, तो गलत ना समझे, कुछ समझाना चाह रही हूँ। किसी के यहाँ एक न्यू बॉर्न बेबी हुआ और बेबी होते ही उसकी डेथ हो गई। अब ये कैसे समझा जाए, ये कैसे पता लगाया जाए कि बच्चे की पैदा होने के बाद मृत्यु हुई या फिर वomb में एज़ अ फीटस उसकी डेथ हो चुकी थी? इस बात को कैसे समझा जाए? ये रेसिडुअल वॉल्यूम से बताया जाता है। क्यों मैम? ये कैसे होता है? आपने तो कहा ये तो हमेशा ही रहता है, लंग्स के अंदर हमेशा मौजूद होगा। ये वो वॉल्यूम है बेटा, जो पैदा होने के बाद हमारे लंग्स के अंदर आती है पहली बार। ये अंदर रह जाती है। बट जब फीटस यानी कि माता के गर्भ में शिशु जो होता है, फीटस जो होता है, वो उसके पास रेसिडुअल वॉल्यूम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो अगर लंग्स के अंदर नो रेसिडुअल वॉल्यूम है, तो मीन्स शिशु गर्भावस्था के अंदर, भ्रूण अवस्था के अंदर ही उसकी मृत्यु हुई है। लेकिन अगर रेसिडुअल वॉल्यूम पाई गई, तो मीन्स पैदा होने के उपरांत ऐसा हुआ है। ठीक है? क्या ये बात क्लियर हो रही है? एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा, सही बस जस्ट जस्ट फॉर द नॉलेज है। एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, आपका उसमें है ये, उसे आप रिलेट कर सकते हो। मतलब होता है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, उसे आप रिलेट कर सकते हो, उसमें है। फैक्ट्स जैसे बहुत अच्छी चीज़ है उसके अंदर। ठीक है? ओके, तो ये रेसिडुअल वॉल्यूम वहाँ हमारा पाया जाता है। ठीक है? अब वाइटल कैपेसिटी को समझते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं? 1 मिनट, ये याद कर लीजिएगा इसका 1500 ml है। इसमें कुछ और प्लस नहीं होगा रेसिडुअल वॉल्यूम में। रेसिडुअल वॉल्यूम अकेले में रेसिडुअल वॉल्यूम है। ठीक है? अब वाइटल कैपेसिटी क्या कहता है? मेरी नॉर्मल कंडीशन भी प्लस कर दो 500 वाली, मेरी फोर्सफुल इनहलेशन भी प्लस कर दो, मेरी फोर्सफुल एक्सहलेशन भी प्लस कर दो, तो मेरी वाइटल कैपेसिटी निकल के आ जाएगी विच इज 3500 टू 4500। हम इसी को ही ज्यादा यूज करते हैं प्राणायाम में, एक्चुअल में इसके ऊपर ज्यादा जोर डालते हैं वाइटल कैपेसिटी के ऊपर। ठीक है? फिर टोटल लंग कैपेसिटी की बात हुई, सब कुछ प्लस कर दो, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। पहले नॉर्मल कंडीशन प्लस कर ली, फिर जो लंबा गहरा श्वास ले वो भी, लंबा गहरा श्वास छोड़े वो भी, और जो हम ना ले सकते और ना छोड़ सकते वो भी इसमें इन्होंने प्लस कर दिया। ये पॉइंट दोनों क्लियर हुए? देखिए फॉर्मूला तब समझ हम्म, आएगा जब बात समझ आएगी, बात समझ नहीं आई फॉर्मूला भी समझ नहीं आएगा। क्या ये क्लियर हो रहा है? मैम इसमें एक्सेलेशन भी इंक्लूडेड है ना वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग जी कैपेसिटी में? जी ये रहा एक्सपायरेशन, ये रहा फोर्सफुल वाला, ये रहा ईआरवी, और नॉर्मल कंडीशन का टीवी ये रहा। फिर फोर्सफुल इंस्पायरेशन यानी कि ब्रीथिंग ये रहा, और जो नॉर्मल कंडीशन है टीवी उसी में इंक्लूड है। ठीक है ना? और रिजर्व वॉल्यूम जो कभी टच कर ही नहीं सकते हम लोग, ऑफ कोर्स योगीज कर सकते हैं बट हम कहते हैं नहीं, मॉडर्न साइंस कहती नहीं आप नहीं कर सकते। हमने कहा अच्छा ठीक है, हमारे योगी से मिलके देखिए हम जरा, जो हिमालय पे तपस्या कर रहे होते हैं।
ठीक है, क्या ये मैम सारे ये पॉइंट्स मैम ये जो रिजर्व टोटल वॉल्यूम आया है, रेजिडुअल वॉल्यूम वन बाय वन? अंकिता जी प्लीज आप बताएं। मैम ये जो मैम जी वाइटल कैपेसिटी का टोटल आया है 3500 एंड 4500 ml, ये सही है मैम? मुझे क्लियर नहीं हो रहा मैम ये। हाँ जी, ये देखो ना डियर, ये ना इन्होंने क्या किया है, ओके 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 ठीक है, इन्होंने क्या किया समझाती हूँ। यहाँ से इसका इन्होंने एवरेज पे 1100 यहाँ का लिया, इन्होंने ये वाला नहीं लिया। ठीक है, तो ये 1100 तो ये वाला ये रहा, सॉरी। ठीक है, एक 1100 इन्होंने ये वाला ले लिया। अब प्रीवियस स्लाइड पे एक बार देखते हैं, मैं बताती हूँ। यहाँ 20 ये रहा 2000 टू 3000 ही बनता है हमारा, ये वाला सॉरी ये वाला 2000 और 3000, इसमें एवरेज हम 2 टू 3 ही ले सकते हैं, इसमें नो चेंज है। उसमें चेंज था ना, एवरेज हमने 1100 ले लिया, तो वो 2 टू 3000 के बीच का एवरेज है, और यहाँ पे एक्सपायरी का 1100 लिया हुआ है। क्या अभी थोड़ा एवरेज क्लियर हो रहा है? जी मैम। ओके, नेहा जी आपको भी यही क्वेश्चन था? नेहा जी? यस मैम, मैंने ही पूछा था मैम। ओ ओके ठीक है। अंकिता जी आपका क्वेश्चन अलग था? यस मैम मुझे थोड़ा रेजिडुअल वॉल्यूम और मैम इस ऊपर जो आईसी जो आपने बताया था उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है मैम। क्या नॉर्मल पर्सन नहीं ले सकते क्योंकि इसमें टाइडल वॉल्यूम फिर उसके बाद नॉर्मल आईआरवी। कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रही हूँ। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं ना, हम किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, एवरीवन इज ओके। ना हम भाग रहे हैं, ना हम जंपिंग कर रहे हैं, ना हम आसन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, तब टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी, वाइटल, सॉरी वाइटल तक नहीं, इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी, टाइडल वॉल्यूम सब हटा दो। क्या लंग्स के अंदर अपनी कोई हवा है? ना श्वास आ रही है ना जा रही है, ना श्वास आ रही है ना जा रही है, उस कंडीशन में क्या लंग्स के पास कोई हवा बची हुई है? हाँ जी, उसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा कहते हैं, रेसिडुअल का मतलब लिख लो एक बार के लिए, बचा कुचा जो नीचे बेस पे बचा हुआ होता है ना, जैसे चाय पीते हैं, चाय के कप में नीचे बची हुई थोड़ी सी चाय होती है ना, एक घूंट वाली, उसे रेसिडुअल बोलते हैं। मैम लेकिन ये ईआरवी से ज्यादा है मतलब ऑलमोस्ट हाँ ईआरवी जी, के बराबर हाँ है। जी, ऑलमोस्ट इसके बराबर होती है, वैसे ज्यादा इसको बोलते हैं हम, इसको नहीं बोलते, इसलिए 1100 हमने एवरेज लिए, ये 1500 है। जब ये कोलैप्स करना शुरू कर देना तो लंग्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ये कोलैप्स नहीं करना चाहिए, मतलब ये कम नहीं होना चाहिए, इससे मतलब लंग्स आपस में चिपकना शुरू हो जाएंगी। इसका रीजन क्या हो सकता है? सोचो, रीजन ये है कि मिलियंस ऑफ बिलियंस हमारे पास एल्वोलाई है, वो मिलियंस और बिलियंस ऑफ एल्वोलाई ना, सारे के सारे एक साथ ना कार्बन डाइऑक्साइड या अपने कहें हवा बाहर नहीं छोड़ सकते। आप ये समझे, अलग अलग कॉर्नर्स में लंग्स के, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई साइड में, करेक्ट? तो वो जो अलग अलग एरियाज में छुपे हुए हैं, उनको हम टच नहीं कर पाते। इस वजह से आप समझिए कि रेसिडुअल वॉल्यूम कुछ ना कुछ हद तक एल्यूलाई के अंदर रहती है, कि अब लंग्स के बेस में नहीं रहती, कहीं आप कहेंगे लंग्स के बेस में नीचे में, जैसे चाय वाली बात बताई है कि लंग्स के बेस पे ये हवा अटकी रह गई ना, ना ना, एल्वुलाई के बेस में होती है, कुछ एल्वुलाइज बाहर निकाल देती है, कुछ एल्वुलाइज के वहीं रह जाती है। अगर ये नहीं रह जाएगी, अगर ये लंग्स के अंदर में इतनी हवा मौजूद नहीं होगी, तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद फुलाना, एक्सपेंशन के बाद उसको, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन के बाद उसको फुलाना आसान नहीं होगा। तो कुछ हद तक अगर एयर बची हुई होगी तो ही वो फुला पाएगा। क्या अभी पॉइंट क्लियर हो रहा है? ये आप ये समझे कि ये इसका एक इनेट प्रॉपर्टी है लंग्स की। इनेट प्रॉपर्टी से मतलब जो एक खूबी के लीजिए, ये लंग्स के अंदर बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, आगे बढ़ो। मैम हाँ जी पूछिए। मैम एक बार आईसी भी आई बता दीजिए सी, मैम एक। जी 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 बताती हूँ, क्यों नहीं। आई सी ये वाला, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यस मैम। इनहेल कीजिए आप, नॉर्मल नॉर्मल जो भी चल रहा है, उसमें अपने 500 ले लिया, यस मैम। टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, अब गहरा लंबा श्वास लीजिए, आंखें भी ले लिया,
दैट इज योर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसमें एक आपका इंक्लूड था टाइडल वॉल्यूम भी, और जो फोर्सफुली आपने अभी इनहेल करा वो भी, ये वाला फोर्सफुल इनहेलेशन जो आपने अभी किया ये वाला, और जो नॉर्मल कंडीशंस में अभी आप मेरी बात सुनते हुए या मुझसे बात करते हुए प्रश्न पूछते हुए कर रहे थे, वो टाइडल वॉल्यूम था। ठीक है, इन यस दोनों मैम। को प्लस कर दो। तो उन्होंने कहा कितनी श्वास लेने की क्षमता है, उन्होंने कहा बहुत है। ओके। बहुत कैसे है, एक्सप्लेन करो। उन्होंने कहा ये तो वो है जो तुम नॉर्मल कंडीशंस में करते हो, और ये वो है जब तुमने बहुत गहरी श्वास ली अंदर। तो ये वो है मिलाकर कि इतनी तो तुम ले सकते हो, ये क्षमता है तुम्हारी। वो बात ओके। अलग है कि हम नॉर्मल कंडीशंस में इस क्षमता को यूज ही नहीं करते। ये वो कहना चाह रहे हैं। क्या अभी क्लियर है? यस मैम। ओके गुड। देखो, नॉर्मल कंडीशंस में अगर मैं 500 ले रही हूँ और कैपेसिटी मेरी 2000 टू 3000 के बीच में है, आपको लगता है कि हम उस कैपेसिटी के आसपास भी हैं? कितना कम ले रहे हैं हम? नियरली 1500 टू 2000 का हमारा डिफरेंस आ रहा है। सॉरी, ढाई 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 का बीच में हमारा डिफरेंस आ रहा है। 2000, सॉरी, 1500 टू 2000 के बीच में हमारा डिफरेंस आ रहा है। इतना तो हम ले सकते हैं इनहेल करने के लिए, वो तो हम ले ही नहीं रहे। इतना तो हम इनहेल कर ही नहीं रहे। तभी तो कहते हैं योग में श्वास श्वास काउंट होती है। हम नॉर्मल कंडीशंस में या अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में क्या कहते हैं, इतनी श्वासें लिखवा के लेकर आए थे, इतनी श्वासें ही पूरी करनी थी। योगी भी जब तक अपनी श्वासें कंप्लीट ना कर ले जितनी उनको मिली हैं, तब तक वो भी शरीर नहीं छोड़ सकते। उनको अपनी श्वासें पूरी करनी पड़ेंगी, चाहे किसी भाव में करनी पड़े, पर करनी पड़ेंगी। हर योगी करके जाता है। ठीक है। अब जो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, टाइडल वॉल्यूम उससे भी कम कर देते हैं। यानी कि जल्दी ले रहे हैं, जल्दी छोड़ रहे हैं, जल्दी ले रहे हैं, जल्दी छोड़ रहे हैं, प्रॉपरली उसको यूज नहीं कर रहे। लेकिन जब हम उसको प्रॉपरली, यानी कि आईआरवी के थ्रू अगर उसको प्रॉपरली यूज करना शुरू करेंगे, विच इज कि अगर मैं इसका दूसरा नाम दूं तो ये प्राणायाम है। कौन सा? अनुलोम विलोम समझ लीजिए, नाड़ी शुद्धि समझ लीजिए। नाड़ी शुद्धि में होल्डिंग आ जाती है, मैं होल्डिंग वाले पार्ट पे जाना नहीं चाह रही इसलिए। अनुलोम विलोम समझ लीजिए। ठीक है। वहां पे आप जब अपना इनहेल लंबा और गहरा रखते हो, यानी कि गहरा एक्सलेशन भी करते हो साथ साथ में, तो इससे हमारे श्वासों की क्वालिटी वो तो चेंज हुई हुई, क्योंकि हम उसका मैक्सिमम यूज कर रहे हैं। किसका? हमारी कैपेसिटीज का। कौन सी कैपेसिटीज? पहले श्वास लेने की जो हमारी क्षमता है, जो ज्यादा कैपेसिटी है, मैं इसको वहां तक पूरा यूज कर पा रही हूँ। इसका एक और एग्जांपल समझो। एक बैग है आपके पास, आप उसमें सामान लेके जा सकते हो। इतना बड़ा झोला आपके पास, चले झोला नहीं बोलेंगे, बुरा लगेगा। बैगेट का बैग है, ठीक है, या फिर दामिलानो का बैग है आपके पास। आप इतना महंगा 1 लाख 2 लाख का बैग लेकर आए, ठीक है, आपने कैरी करा। ओके, उसके अंदर आपने कहा कि मैं ना इसके अंदर कुछ अपनी अच्छी सी लिपस्टिक रखूंगी। ठीक है, आपने लियो वोट ऑन किया, आपने उसके अंदर 2-3 लिपस्टिक्स रख ली, एक मिरर रख लिया देखने के लिए, पॉकेट मिरर जो होता है वो रख लिया। ठीक है, थोड़ा सा कैश रख लिया। इतना बड़ा बैग, और रखा क्या? 3 चीजें। कैपेसिटी तो बहुत सारी थी ना उसकी। दैट इज टाइडल वॉल्यूम। दैट इज टाइडल वॉल्यूम। कितना? जो छोटा सा आपने उसके अंदर सामान रखा था, सिर्फ वो 500 वाला सामान जो था ना, लिपस्टिक का, ये जो भी आप समझ लीजिए सामान था, कैश, आपने अपना वॉलेट रखा, वो सब कुछ सिर्फ आपने थोड़ी सी जगह यूज करी। और बैग था लंबा चौड़ा, अच्छा खासा सुंदर सा। आपको लगता है कि उसकी कैपेसिटी को आप यूज कर रहे हैं? बताएं। नहीं। नहीं, करेक्ट। तो भगवान ने हमें कैपेसिटी दी है कि आप यूज कर सकते हो, लेकिन हम नहीं कर रहे। तो ये यहाँ पे बताने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि ये जो है ना, ये हम हैं जो यूज नहीं कर रहे। लेकिन ये वो है जहाँ ये बताया जा रहा है कि आपके पास इतनी कैपेसिटी अवेलेबल है, यू कैन यूज इट। इतना बताया जा रहा है। तो जो लोग कहते हैं ना, हमसे गहरा लंबा श्वास भरा नहीं जा रहा मैम, मैम आता ही नहीं है, क्यों? प्रैक्टिस नहीं है। 500 से आप सीधा कहो कि मैं 2500 ml, सॉरी 250 ml मैं अंदर इनहेल कर लूं, आपको लगता है इजी बात है ही नहीं। आम इंसान पकड़ ही नहीं पाता इस बात को। जो 3 सेकंड का आपका, 2 सेकंड का इनहेल और 3 सेकंड का एक्सलेशन चल रहा है, उसको आप सीधा 16 पे इनहेलेशन में लेकर आना चाहते हो। डू यू थिंक सो? इट्स अ जोक। 6-6 महीने लग जाते, 16 तक नहीं काउंट पहुंचता इनहेलेशन में। आप अभी करोगे ना, आपका 5 से 10 के बीच में रहेगा, इसे ऊपर नहीं जाएगा।
जितना प्रैक्टिस, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनका तो जाएगा, उनका तो ऊपर जा रहा होगा। जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते, इफ दे आर आउट ऑफ प्रैक्टिस, उनका नहीं जाएगा। 4, 5, 6 या 10 तक रुक जाएगा, 16 तक नहीं पहुंच पाता। एंड देन एक्सलेशन 32 सेकेंड्स किसका जाता है यहाँ पर बताएं? रियरली, क्योंकि हम इतनी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जो जितनी प्रैक्टिस करेगा उसका 32 जाएगा, धीरे धीरे जाएगा पर जाएगा। इट टेक्स टाइम, ईयर्स लगते हैं इसके अंदर, कई कई साल लगते हैं। ठीक है, आई रियली होप यहाँ तक आपको प्राणायाम के साथ वो चीज समझ आ रही है कि आपको क्या गिवन है और आप कितना यूज कर रहे हो अपनी बॉडी को। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? अगेन ये एक्सलेशन का वही बात कहना चाह रहे हैं कि ज्यादा एक्सलेशन करोगे उतना ज्यादा हम यूज कर सकते हैं। कितना एक्सेल कर सकती हूँ मैं? 500 प्लस हमारा 1100 समझ लीजिए यहाँ पर, इतना मैं एक्सलेशन कर सकती हूँ। मीन 1600 ml तो मैं एक्सलेशन में यूज कर सकती हूँ। इतनी मेरी कैपेसिटी है एक्सलेशन की। ठीक है, टोटल टोटल एक्सलेशन, हाँ, टोटल एक्सलेशन। रेसिडुअल वॉल्यूम ये है कि जितना मर्जी एक्सेल कर लो, जितना मर्जी इनहेल कर लो, तुम मुझे नहीं छू पाओगे। कौन है कहता है ये कहता है रिजर्व वॉल्यूम। तुम मुझे नहीं छू पाओगे। कौन कह रहा है? रिजर्व वॉल्यूम, सॉरी रेसिड्यूल वॉल्यूम, नॉट रिजर्व, आई एम सॉरी, रेसिड्यूल वॉल्यूम, माय बैड। चले आगे बढ़ो। छोटा सा रह गया बिल्कुल, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, ये देखिए टोटल लंग कैपेसिटी ये बताना चाह रहा है कि लंग्स है ये, मान लीजिए ये लंग है। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इतना बता रहा है वो, कि इतना आप इनहेल कर सकते हो, कर रहे हो। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। और ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। ये रेसिडुअल वॉल्यूम है जो इतना सा छोटू सा पार्ट, ठीक है, 1500 ml का, ये रिजर्व रहेगा, इट इज अनटच्ड। ठीक है, इतना एक्सपायर कर सकते हो, ब्रीथ आउट कर सकते हो, इतना आप इनहेल कर सकते हो, ब्रीथ इन कर सकते हो। टाइडल वॉल्यूम जो हम अभी नॉर्मल अवस्था में एक आम कंडीशन के अंदर हम ले रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर जो मैंने पूर्ण तरीके से मैंने इंस्पायर कर लिया, ये यहाँ तक। गहरा लंबा श्वास लीजिए, गहरा लंबा श्वास छोड़िए। क्या रेसिडुअल वॉल्यूम तक टच कर पा रहे हैं? नहीं, यह हमेशा ही अनटच्ड रहेगा। ठीक है, फिर उसको हमने एक्सेल कर दिया। दैट शोज द वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या था? सब प्लस कर दो। कहां से लेकर कहां तक का? इंस्पायरेटरी आईआरवी प्लस कर लिया, टाइडल जो मेरी नॉर्मल कंडीशन है मैंने वो प्लस कर ली, फिर मैंने एक्सपायरेटरी, मैंने बहुत ज्यादा ब्रीथ आउट जो करना था, गहरा लंबा श्वास छोड़िए, मैंने वो भी प्लस कर लिया। तो क्या निकल के आ गया मेरे पास? वाइटल कैपेसिटी। क्या पॉइंट क्लियर हो रहा है? और टोटल लंग कैपेसिटी में क्या है? सब प्लस कर दो। आईआरवी लो, टीवी लो, वीसी लो, ईआरवी लो, रेसिडुअल भी लो, कुछ नहीं छोड़ना। दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। क्या ये डायग्राम के माध्यम से समझ आ गया आपको? ये एग्जाम में नहीं आएगा, बस सिर्फ समझने के लिए, एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए। गैशियस एक्सचेंज, इसमें पूरी रामकथा में बहुत कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। मैं आपको सिर्फ सिंपल भाषा में बात को समझाती हूँ। पार्शियल प्रेशर नाम की ना एक चीज होती है। मैम फिजिक्स क्यों लेकर आ रहे हो? नहीं लेकर आ रही, फिजिक्स नहीं लेकर आ रही, पार्शियल प्रेशर को समझे। प्रेशर प्रेशर की बात हो रही है, हटा देते हैं पार्शियल वर्ड, हटा दो, हटा दिया। अब एक प्रेशर है जो एनवायरनमेंट में, मेरी आसपास की हवा में, एनवायरनमेंट में एक एक प्रेशर है, एक बेसिक प्रेशर चल रहा है। ठीक है, मेरे लंग्स में भी कुछ प्रेशर है। हाँ जी, ये हमने अभी समझा था कि प्रेशर और वॉल्यूम वाली बात एक समझी थी हमने। हाँ जी, मान लिया कि हाँ वहां पे भी एक प्रेशर होता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन अंदर लानी है तो बाहर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और लंग्स का कम होना चाहिए। कम मीन्स उसके अंदर कम अगर प्रेशर होगा, मतलब कि प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होगा, तभी वो एक्सेप्ट कर पाएगा और श्वास अंदर की तरफ आ पाएगी। किसके अंदर? हमारी लंग्स के अंदर। ठीक है, अब यही प्रेशर हमारा हेल्प करता है एक्सचेंज में। किसमें? एक्सचेंज में, आदान प्रदान में। ठीक है, पहले तो एल्यूलाई तक पहुंच गई हवा, उसमें O2 था, एक्सेप्ट करो O2 को। हम सिर्फ अभी O2 वाली बात समझेंगे, ठीक है, ज्यादा नाइट्रोजन वाली बात पे नहीं जाएंगे। O2 उसने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ जी कर लिया। किसकी वजह से एक्सेप्ट करा? प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, समझा? अब यहाँ ना कुछ आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसमें मजा नहीं आ रहा होगा मेरी बात जो मैं बोल रही हूँ, तो ये आप यहाँ से देखें। गैशियस एक्सचेंज जो हो रहा है ब्लड और टिश्यू के बीच में,
ये हमारा किसकी वजह से हो रहा है? प्रेशर की वजह से। मैम प्रेशर कैसे हो सकता है? नहीं बात समझ आई। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब एल्वेओलाई के अंदर यानी कि लंग्स के अंदर जब ऑक्सीजन आ गई तो ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज को यानी कि उस स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू को पास करके ब्लड के अंदर कैसे आ गई? वो इस वजह से आई। वो ये देखता है प्रेशर का मतलब बात समझ लो। मैं बहुत ही सिंपल बात में बोलूंगी। जहां कमी होती है वहां उसकी भरपाई करने के लिए जब चला जाता है दूसरा कमी। कमी किसकी थी यहाँ पे? प्रेशर की। तो जहां कम की बात कर रही हूँ, ऑक्सीजन कम था ब्लड के अंदर, तो उसने फटाफट से एल्वेलाई ने कहा ठीक है जाओ भागो। लेकिन उसको एक्सेप्ट करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ब्लड में। हाँ जी, हमने भाई अभी भी आपने बताया हीमोग्लोबिन, है ना? अभी बताया मैंने फटाफट से कि हीमोग्लोबिन फटाफट से ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। कहते आजा 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 आजा, जल्दी से आजा जल्दी से आजा खेलेंगे। वो खेलने खेलने के लिए चले जाते हैं। पूरे ब्लड के अंदर पूरी ब्लड उसको लेके मतलब लंग से निकल के हार्ट में चला जाता है। चलो खेलते खेलते जाएंगे, हर ऑर्गन को ऑक्सीजन देते जाएंगे। हैप्पी 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 हैप्पी, ठीक है। अब वो जब जा रहे हैं हर टिश्यू के पास, हर ऑर्गन के पास जा रहे हैं ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब ऑक्सीजन क्यों जाएगा छोड़कर उसको? पहला, हीमोग्लोबिन को ज्यादा प्यार है कार्बन डाइऑक्साइड से एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। उसने छोड़ दिया। उसने कहा जा जा सिमरन जा, ठीक है। उसने छोड़ दिया उसको, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी ना तभी आएगी जब ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन लेकर आया है O2 वाला ब्लड, उसके अंदर CO2 कम था। उसके अंदर CO2 कम था, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जम करके वहां से वहां आएगी। अब उसके रिसेप्टर्स कौन थे? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ने क्या कर दिया? फटाफट से ऑक्सीजन को छोड़ दिया। उसको उससे प्यार नहीं था, छोड़ दिया उसने। दूसरी दिखाई दी, हीमोग्लोबिन भी धोखेबाज था, दूसरी दिखाई दी पहले वाली को छोड़ दिया। उसने फटाफट से पकड़ लिया। सॉरी हाँ, अगर एग्जाम्पल चाहिए था हम चेंज कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। नई दोस्त को देखा, पुराने दोस्त को भूल गया, समझ लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो चेंज हुआ, एक्सचेंज हो गया यहाँ पर। और यही जब उसने कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ा तो उस खून को, उस ब्लड को अब कहाँ लेके जाएगा? फिर से लंग्स के पास लेके जाएगा ताकि हम उसके अंदर ऑक्सीजन भर सके। सेम कहानी दोबारा दोबारा रिपीट होती रहती है। लेकिन समझने वाली बात क्या है? प्रेशर प्रेशर की जब बात बार बार आती है तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे घूमकर यही आता है कि जहां कमी है वहां उसकी भरपाई के लिए वो पर्टिकुलर चीज वहां जाएगी। आदान प्रदान सिर्फ तभी होता है जब हम बार्टर सिस्टम की बात करते थे। इकोनॉमिक्स जिस जिसने पढ़ी होगी 11th 12th पे, तो एक बार्टर सिस्टम नाम की चीज हुआ करती थी। उसमें क्या होता था? एक हाथ दे एक हाथ ले। मैंने इसलिए बार बार एक्सचेंज की बात बोली थी और बार्टर सिस्टम में अब बोल रही हूँ। उसमें क्या होता था कि पहले के टाइम पे क्या करते थे, सामान कैसे खरीदते थे? सामान खरीदने का तरीका होता था कि अच्छा तुम मुझे 10 किलो या कहीं 10 किलो गेहूं दे दो। तो वो कहेगा ठीक है, बदले में तुम क्या दोगे? तुम ये ना चावल ले लो, 10 किलो चावल ले लो या 2 किलो चावल जो भी है, ठीक है। ये एक्सचेंज ऑफर होता था आपस में। तुम मुझे क्या दोगे, मैं तुम्हें क्या दूंगा, ऐसे होता था। अब जिसने राइस लिया है, जिसने चावल लिए हैं, वो क्यों लेगा और ज्यादा जब उसके पास पहले से ही पड़ा हुआ होगा? वो उसको रिजेक्ट करेगा ना? नहीं लेगा ना। कमी होगी तभी तो वो चावल ले रहा होगा। और जिसको गेहूं की आवश्यकता थी वो गेहूं लेगा, करेक्ट। ऐसे ही बार्टर सिस्टम होता था। जिसके पास जिस चीज की कमी होती थी उसको लिया जाता था, और सामने वाला भी जिस चीज की कमी होती थी उसी की डिमांड करता था कि मुझे ये चाहिए। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके पास तो O2 है, वो और O2 क्यों लेगा? हीमोग्लोबिन तो उसके अंदर पास था ना। वो वाली बिल्ली क्यों पाले? जो मतलब या उस इंसान को क्यों रखे जो खुद का घर तबाह करे? अब हीमोग्लोबिन खुद बहुत सारा ऑक्सीजन इकट्ठा करके बैठ जाएगा, टिश्यू से भी ले लेगा, ऑर्गन से भी ले लेगा, आरबीसी के पास, मतलब हीमोग्लोबिन उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो फायदा क्यों हो ब्लड का, हीमोग्लोबिन का? तो ये भी तो सोच के देखो ना। बहुत सारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कलेक्ट कर सकता था तो वो फिर वो हर जगह से कलेक्ट कर लेता, सारे ऑर्गन से कलेक्ट कर लेता। तो मुझे भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तुम्हारे पास कमी है तो मेरे पास इस चीज की कमी है, मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है। एक्चुअली में वो O2 लाया ही इसलिए है क्योंकि मुझे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ऑर्गन्स के पास इसलिए लाया है क्योंकि उसे बदले में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो रही है? ये पूरी कहानी ना सिर्फ यही बात समझा रही है।
बस टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर ये बात बोली है, पर पहले इस चीज को अगर समझ गए ना, टेक्निकल लैंग्वेज कुछ नहीं लगेगी, फिर आगे सब कुछ बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, एक बार टेक्निकल लैंग्वेज को देख लें हम, अभी देख लें, इतने तैयार हो? चलो एक बार देखते हैं, अगर कुछ हुआ हम फिर से देखेंगे, डोंट वरी, हम समझेंगे फिर से। ठीक है, जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन का मतलब क्या? आदान प्रदान। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का असली मतलब अगर हम कहेंगे, ये नहीं बोलेंगे। डिफ्यूजन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, लेकिन उस जगह पे जहाँ पे इसकी कमी होती है। ठीक है, डिफ्यूज होना उसका। मैंने जहां मेरी बहुत सही भरपाई थी, मतलब कि ऑक्सीजन पहले ब्लड के अंदर भरा हुआ था, अब वो वहां से निकलकर उस ऑर्गन के अंदर, मान लीजिए ऑर्गन की मैं बात एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर, तो ऑर्गन के पास उसने जाना है, तो वो एक जगह से, भरी हुई जगह से कम वाली जगह के अंदर जा रहा है, दैट इज डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूज हुआ ऑफ गैसेस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से मतलब क्या हो गया? वही बात कहना चाह रहा है कि जहां भरपूर ऑक्सीजन था ब्लड के अंदर, जो भी लंग्स और हार्ट से होते हुए आ रहा है। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, किसका एग्जांपल लूँ? कोई ऑर्गन बताओ मुझे, इंटेस्टाइन ले लो, लीवर ले लो, लीवर ले लेते हैं। ठीक है, लीवर का एग्जांपल ले लेते हैं। ब्लड निकल के आया लंग से आया हार्ट में, हार्ट से आया लीवर के पास। तो लीवर के पास जो ब्लड आया, उसके बाद बहुत सारी कंसंट्रेशन थी, किसकी? ऑक्सीजन की। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि लीवर के पास तो था ही नहीं ऑक्सीजन, मतलब था, कम था। हम यहाँ पे लो का मतलब ये होता है कि कम, हम यहाँ पे एब्सेंट नहीं लिखते, लो लिखते हैं। लो का मतलब कमी है, पर खत्म नहीं हुआ है, वर्ड को ध्यान रखना। ठीक है, sorry, especially the exchange of oxygen and carbon dioxide between an organism, sorry, organism नहीं, organ होना चाहिए, and sorry, हाँ ठीक है, organism and its environment, environment के साथ बात कर रहे हैं, तो ये हमारी बात कर रहे हैं लास्ट में आके, कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान जो एक्सचेंज हो रहा है, वो भी ऐसे ही हो रहा है। पहले तो लीवर और ब्लड के बीच में हो रहा था, पर यही बात सेम टू सेम कॉन्सेप्ट लगा दो। हमारा, जब हम नाक से सांस ले रहे हैं और लंग्स तक जा रहा है, वो इसलिए जा पा रहा है क्योंकि बाहर का जो प्रेशर है ना, वो कम है, सॉरी ज्यादा है, और हमारी बॉडी में कम चल रहा है। जब वो ज्यादा हो जाएगा, अब जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलनी है, तो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड आप समझे कम है, और हमने प्रेशर बढ़ा दिया, कैसे? जब लंग्स को पिचकाया, जब मैंने उसको पिचकाया, पिचकाने से क्या हुआ? एरिया कम हो गया, एरिया कम हुआ, तो एरिया कम होने से क्या होता है? प्रेशर बढ़ जाता है, और वॉल्यूम डिक्रीज होनी शुरू होती है। ओ सॉरी, प्रेशर बढ़ जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज होने लगती है। क्या यही पॉइंट हमने पीछे भी समझे थे? क्या यही पॉइंट समझे थे पीछे, या नहीं समझे थे लास्ट क्लास में? करेक्ट, ओके, डन। ठीक है, अब देखते हैं आगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो ऑकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, समझ लिया जी, समझ लिया। लीवर और ब्लड वाली बात हो रही है। टिश्यूज मतलब ब्लड एंड, जो भी ऑर्गन है वो एक टिश्यू का बना हुआ है, उसके अपने सेल्स है, ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, टिश्यूज एंड ब्लड। O2 and CO2 are exchanged in these sites by simple diffusion, बता दिया ना, एक हायर से ज्यादा लोअर के पास जाएगा, और लोअर कभी भी हायर को अपनी चीज नहीं देता, लोअर हमेशा हायर से चीज लेता है, या कहें वहां पे आती है, खुद ही आ जाती है हायर से लोअर की तरफ, उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, गैस एक्सचेंज एट द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एंड इन द टिश्यू इज अ कंटिन्यूअस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस। सिंपल बात कह रहा है कि रेस्पिरेशन चल रहा है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये नॉर्मल एक कंटिन्यूअस गतिविधि है, जिसपे कोई भी रोक टोक नहीं है। द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो होती है हमारी, जो एल्वुलाई की जो झिल्ली होती है, जिसपे इसको हमें एपिथेलियल टिश्यू लगा होता है, इज मेड अप ऑफ एल्वुलाई एंड कैपिलरी वॉल्स। ठीक है, कैपिलरी क्या होती है? जब ब्लड वेसल्स का हम कट डाउन कट डाउन कट डाउन कट डाउन तक लेकर आते हैं ना, तो कैपिलरी रास्ते में बचती है, जो एक्सचेंज, जो एक छन्नी का काम करती है, मैंने तब बताया भी था। एल्वुलाई की छन्नी कौन होती है? स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू एल्वुलाई के ऊपर, और ब्लड वाली कौन सी होती है? कैपिलरी। ठीक है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बहुत पतली होती है, डिफ्यूजन के लिए, यानी कि अपना आदान प्रदान के लिए, कि कार्बन डाइऑक्साइड आ सके और ऑक्सीजन जा सके, इजीली हो पाता है और क्विकली हो जाता है। एल्वुलाई जो होती है एक बेसिक यूनिट ऑफ गैस एक्सचेंज है, हम सब जानते हैं, छोटा सा जो अंगूर का गुच्छा है, वही है सब कुछ, जिसकी वजह से हम कार्बन डाइऑक्साइड ले पा रहे हैं और ऑक्सीजन बॉडी के अंदर छोड़ पा रहे हैं। एल्वुलाई आर बंचेस, एक गुच्छा है किसका? टाइनी एयर सैक्स का, छोटे छोटे से बोरे हैं, किसके? एल्वुलाई के। एल्वुलाई को छोटे छोटे बोरे बोले गए हैं इनसाइड द लंग्स। व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो ये भर जाते हैं, किससे? हवा से। अब यही एल्वुलाई जो कवर्ड है टाइनी कैपिलरीज से, यानी कि उन ब्लड वेसल इन ब्रैकेट में लिखा ना,
इसलिए लिखा कि ब्लड वेसल की ही एक आखिरी आखिरी चरण होता है कैपिलरी। ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, जब ब्लड पढ़ेंगे ना, ब्लड के बाद ब्लड वेसल्स आएगा, देन वी स्टडी द हार्ट। तो गैसेस जो है कैन पास थ्रू द थिन वॉल्स, इसलिए कैपिलरी की और एल्वुलाई की थिन लाइन जो है बड़ी पतली सी कवरिंग होती है, उससे आदान प्रदान इनका इजीली हो पाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर चुन्नी है या दुपट्टा, आप समझिए दुपट्टा है, अगर कुछ लोग उसको दही को उससे छानते हैं, बहुत सारी चीजें छानते हैं, कुछ ऐसे पाउडर फॉर्म वाली चीजें भी होती हैं, दवाई होती है आयुर्वेद में भी। तो दुपट्टा रखा जाता है, दुपट्टे से ना उसको छाना जाता है, या कॉटन का क्लॉथ समझ लीजिए, हैंकी लीजिए, तो कॉटन का क्लॉथ होता है, उससे हम छान पाते हैं ना। यही क्या सिंथेटिक क्लॉथ हो, कोई साटिन का कपड़ा हो, सिल्क हो, उसे छान पाएंगे आप? नहीं, उससे कुछ नहीं छनेगा। ऐसे ही जो कॉटन का क्लॉथ है उससे छाना जा सकता है, ठीक है। अब ये मत कहना नेट का दुपट्टा ले आते हैं, कुछ ज्यादा नहीं छानना, थोड़ा कम ही छानना है, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, पल्मोनरी गैसेस एक्सचेंज, लास्ट स्लाइड है, विल बी फिनिश इजीली। सेम वही बात बोल रहा है, कुछ नहीं है, सेम कहानी है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड एलुलाई। अब वो ये कहना चाह रहे हैं, जब आप बाहर निकाल रहे हो, ब्लड से बाहर निकाल रहे हो, एलुलाई तक आपने कार्बन डाइऑक्साइड भेज दी है, ऑक्सीजन मूवमेंट जो होगी इनटू द ब्लड आएगी। हम जान गए, वही बात को घुमा के बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात हो रही है। पल्मोनरी, पल्मोनरी वर्ड यूज होता है लंग्स के लिए, ठीक है। हवा आई, श्वास आई लंग्स के अंदर, और बहुत सारी ऑक्सीजन लेकर आई। छोटा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड उसके पास था, पर ऑक्सीजन बहुत सारा था, ठीक है। then the blood flow sorry and less carbon dioxide than the blood that flows in the pulmonary capillaries। pulmonary capillaries के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम था, सॉरी ऑक्सीजन कम था और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था, इसलिए उल्टा बोल दिया, गलत बोला, रुको, एक्सपायरेशन चल रहा है। तो उनके पास जो ब्लड है, ब्लड के पास ऑक्सीजन अब बहुत ज्यादा हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्षमता है, जो कहें कि उसको बाहर फेंकने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर हम फेंक पा रहे हैं पल्मोनरी कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है। जो O2 मूवमेंट मूव्स है, यानी कि ऑक्सीजन है, वो फिर से अपना डिफ्यूजन दिखाएगा टुवर्ड्स द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। पल्मोनरी मतलब लंग्स, लंग्स की अपनी कैपिलरी, वही ब्लड को तोड़ तोड़ के, ब्लड वेसल को सॉरी, तोड़ तोड़ के कैपिलरी, आखिरी चरण कैपिलरी है, पतली सी झिल्ली है। गेन्स ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट थी, आउट ऑफ द ब्लड होगी। क्या कहना चाह रहा है? वही बात कह रहा है, जब उसने ऑक्सीजन ले ली तो छोड़ेगा भी तो सही दूसरी साइड से। तो ये छोड़ने वाली बात को बता रहा है कि अब आप ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकाल कैसे रहे हो। तो वो ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन तो ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई ने पकड़ी, अब उसको बाहर फेंकने का प्रयास हो रहा है, ठीक है। कुछ अजीब सी बात आई, ओके। ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम टिश्यू हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन द, हाँ जी सॉरी, नहीं, somebody is calling, I think. मैं आपको? सॉरी, yeah, बुआ, alright. It's time up for him, I think. every class you call me. Sorry, please continue. Okay, blood returning from the tissues has higher concentration of carbon dioxide than the air in the alveoli। तो वो ये कहना चाह रहे हैं, जब ब्लड के पास ऑक्सीजन पहुंचाई गई, एक हाथ ले बार्टर सिस्टम, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेगी, हीमोग्लोबिन ने भी एक्सेप्ट कर ली, मेरा पुराना दोस्त, वो लेके आया कार्बन डाइऑक्साइड को, भागते लेकर आया एल्वुलाई के पास का, ये ले जा, ये जहरीला है, ये भी मेरा दोस्त नहीं है, इसको भी भगा दे। तो हम बाहर उसको निष्कासित कर देते हैं बॉडी से। पल्मोनरी कैपिलरीज जो होती हैं, यानी कि लंग्स की जो अपनी कैपिलरीज है, वो ब्लड को सॉरी पल्मोनरी कैपिलरीज ब्लड गिव्स अप कार्बन डाइऑक्साइड, मींस जो अब लंग्स की जो अपनी कैपिलरीज है उसने उसको एक्सेप्ट करा, यानी कि एल्वुलाई ने, यहाँ बात किसकी हो रही है? एल्वुलाई की बात हो रही है। एल्वुलाई ने उसको पकड़ा, क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड को, उसके पास भी अपने रिसेप्टर्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने के, ठीक है। उसने लिया और सेम उल्टे भाव में, जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज अगर हम चल रही है, उसको अगर हम पीछे वाली मूवमेंट में लाके देखें तो कैसी चीज चलेगी। तो अब एलुलाई से ऊपर क्या आएगा? ब्रोंक्योल, ब्रोंक्योल से आएगा ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से आएगा ट्रेकिया, ट्रेकिया से आएगा लैरिंक्स फारिंक्स वाला एरिया, ठीक है। एंड देन नोज का नेजोफेरिंक्स से बाहर, ठीक है। सेम वही चरण आएगा, जैसे आए थे वैसे बाहर भी गए, लेकिन इस बार सामान बदल दिया गया, ऑक्सीजन आई थी, कार्बन डाइऑक्साइड गई है, ठीक है। ब्लड लीविंग द लंग्स
इज रिच, ऑक्सीजन रिच एंड कार्बन डाइऑक्साइड पुअर। पुअर से कहने का मतलब है कमी। पुअर का मतलब यहाँ पे क्या है? कमी। ऑक्सीजन रिच से मतलब भरपूर ऑक्सीजन, भर भर के लेके गया वो। ठीक है, ये है वो एक्सचेंज दिखाने का तरीका, ये सिर्फ एक डिफ्यूजन का तरीका दिखाने का। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ना, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, ये एक लौती आर्टरी और वेन है पूरी बॉडी में जो उल्टा काम करती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी। तो जो वेन है वो ऑक्सीजन लेकर आती है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हार्ट को देती है। और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड इतना सारा होता है जो हार्ट से ब्लड की तरफ जा रही होती है, हार्ट से लंग्स की तरफ जा रही होती है। ठीक है, मतलब जो अगर हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ना, वेन से आया, ठीक है, वो वेन वाला जो ब्लड है जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो वो लंग्स के पास किस पाइप के थ्रू भेजेगी? वो पाइप कौन सी है? पल्मोनरी, लंग की आर्टरी है वो, लंग्स की आर्टरी है वो। और जो पाइप लंग से हार्ट के पास आ रही है कि ठीक है ऑक्सीजन भर गया इस वाले ब्लड के अंदर, अब पूरी बॉडी में सप्लाई करवा दो उसकी, तो वो पल्मोनरी वेन है। ठीक है, पल्मोनरी वेन। ओके, ये सर्फेक्टेंट क्या होता है? सर्फेक्टेंट वही होता है, फ्लूइड होता है जो इन सब चीजों को बनाए रखता है, एक नमी बनाए रखता है जिसकी वजह से कोलैप्स नहीं करते हैं। मैम तो और ऑक्सीजन किसमें होता है, आर्टरी में कि वेन में? अगर ये तो Heart समझाने की कोशिश, ये तो मैं समझाना चाह रही हूँ, हार्ट की आर्टरीज के अंदर होता है और लंग्स की वेन के अंदर होता है। ओके। ठीक है, दोनों में उल्टा होता है, तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो बाकी सारी वही कहानी है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अच्छा, जब ऑक्सीजन उसने ले ली ना हीमोग्लोबिन ने, तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। दैट्स इट, एक ये पॉइंट है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड कैन डिजोल्व इन प्लाज्मा, ये जो ब्लड वाली बात आएगी तब समझाऊंगी प्लाज्मा ब्लड वाली बात। ठीक है, और 70% फॉर्म्स बाइकार्बोनेट आयंस, ये भी थोड़ा उसी में बता दूंगी। कहने का तात्पर्य बस वो इतना कहना चाह रहा था यहाँ पर कि मोटी मोटी बात में, एक मिनट पहले ये देख लो, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगी जब उसने ऑक्सीजन ले ली, जब लंग से ऑक्सीजन लेके जा रहा था ना, वो वाला ब्लड क्या कहलाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला, क्योंकि हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को ले लिया, तो नया नाम क्या आया? इस नई नवीली दुल्हन का नाम क्या हो गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब उसने क्या कर दिया? ऑक्सीजन को छोड़ दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया, तो दूसरा क्या नाम आ गया इसका? डीऑक्सी, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, बाइकार्बोनेट, सॉरी बाइकार्बोनेट नहीं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। ठीक है, और इंटरनल रेस्पिरेशन टिश्यू एक्सचेंज हो गया, ब्लड एंड ब्लड सेल्स, अपोजिट रिएक्शन। ओके, ठीक है, डन। सेम बात कह रहे हैं, लाइन को घुमा घुमा के, ये वही चीज है जो हार्ट और में लंग्स वाली बात बताई आपको, सेम उन्होंने डायग्राम के साथ समझाया बस, और कुछ नहीं नया। डन, खत्म, आपका चैप्टर कंप्लीट ये वाला। आई रियली होप किसी को भी इस पे, आई रियली होप इस पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी अभी, लेकिन आप इन सबको एक बार अच्छे से पढ़कर